तो इजरायल और हमास के बीच कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम का समझौता हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसे युद्ध खत्म होने के लिए पहला कदम देखें। इजरायल और हमास के बीच बीते 6 हफ्तों से जंग जारी है। इसी बीच दोनों पक्षों में मानवीय संघर्ष विराम का समझौता हुआ। समझौते के बाद हमास इजरायल के 240 बंधकों में से लगभग 50 को रिहा करेगा। इजरायल ने भी फिलिस्तीन कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल ने 300 फिलिस्तीनी बंदियों की लिस्ट जारी की है। इन 300 बंदियों में कुल 287 लोगों की उम्र 18 वर्ष से कम है। इनको वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में दंगा करने और पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इजरायल की तरफ से रिहा किए जाने वाले 300 फिलिस्तीनी बंदियों में से कुल 150 महिलाओं और नाबालिगों के नाम शामिल हैं, जिन्हें इजरायल 4 दिनों के युद्ध विराम के दौरान रिहा करने पर सहमत हुआ है। इसके अलावा 13 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर आतंकी हमले के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया था। इजरायली राष्ट्रपति ने बंधक समझौते के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इजरायल की वॉर कैबिनेट में शामिल अधिकारियों ने 6 घंटे की बैठक की, जिसके बाद कतर, मिस्र और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से हुए समझौते को मंजूरी दी गई। व्हाइट हाउस के अनुसार सभी पक्षों द्वारा समझौते को मंजूरी मिलने के लगभग 24 घंटे बाद बंधकों की रिहाई शुरू हो जाएगी। इजरायली सरकार के बयान में यह कहा गया है कि हमास की तरफ से रिहा किए गए हर एक 10 बंधकों की रिहाई के बदले संघर्ष विराम को एक दिन और बढ़ाया जाएगा। जबकि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद हमास के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की बात दोहराई। इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था कि जब तक हमास का पूर्ण रूप से सफाया नहीं हो जाता तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए उन्होंने युद्ध गति भी तेज कर दी और दूसरे स्टेज के मुताबिक हवाई हमले के अलावा गाजा पट्टी में जमीनी आक्रमण भी शुरू कर दिया गया था। तो 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजरायल पर हमला कर दिया था। उस दौरान उन्होंने 240 इजरायली नागरिकों समेत कई विदेशी नागरिकों को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद उन्होंने कतर की मध्यस्थता के मदद से 4 बंधकों को रिहा किया था और बाद में एक बंधक की मौत की जानकारी भी सामने आई थी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि वो हमास पर रहम नहीं करेंगे और उसका खात्मा करके रहेंगे। फिलहाल इस युद्ध विराम के बाद देखना है कि आगे क्या होता है। और उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर फंसे 41 मजदूरों को निकालने की कवायद काफी तेज हो गई है। कभी भी अच्छी खबर सामने आ सकती है और ये मजदूर बाहर आ सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 41 मजदूरों को फंसे हुए 11 दिन हो चुके हैं। सभी श्रमिकों को जल्द और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। मंगलवार को मजदूरों की सुरंग के अंदर की वीडियो सामने आई, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली थी। वीडियो में मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए थे। मजदूरों को 6 इंच के लाइफ सपोर्ट पाइप के जरिए लगातार खाना, पानी और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा है। इसी के जरिए बातचीत भी हो रही है। हाँ, बातचीत हम किए तो उसको तो नहीं ऐसा बोले, क्योंकि मशीनरी सिस्टम की प्रोसेस है। तो अगर उसको हम अभी बोल दें कि 1 घंटे के अंदर आपको बाहर ले सकता हूँ और अगर वो वक्त 4 घंटे में चेंज हो जाए तो थोड़े उसे उदासी या कुछ निराशा महसूस हो, इसलिए मैंने उसको एग्जैक्टली टाइम दिया नहीं, लेकिन मैंने बोला कि मैंने बहुत जल्द ही आप लोग अब बाहर हो सकते हो। अच्छा, आपकी बात बहुत खुश। अंदर में उन लोग से जब वीडियो में बात कल हुई और आज उन लोग जो एनडीआरएफ की टीम है उसने अपना मशीन के द्वारा अंदर कनेक्ट भी किया और उन लोग मोबाइल के द्वारा बातचीत भी किए, तो सब बहुत खुश हैं। अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है, ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। मजदूरों को निकालने के लिए सिलक्यारा की तरफ से सुरंग में 800 mm का पाइप डाला जा रहा है, जिससे मजदूरों को बाहर लाना है। इस पाइप को उसी भूस्खलन के बीच से गुजरना है, जिसकी वजह से मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया कि पाइप कुल 60 मीटर तक पहुंचाना है, जिसमें से 24 मीटर अंदर तक पाइप जा चुका है और 36 मीटर जाना बाकी है। टनल में जहां मजदूर फंसे हुए हैं वो सिलक्यारा की तरफ से 205 मीटर से 260 मीटर की दूरी पर है। यहाँ 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे के आसपास मिट्टी का धंसाव हुआ था। उस वक्त मजदूर अंदर
रिप्रोफाइलिंग का काम कर रहे थे। जिस क्षेत्र में श्रमिक फंसे हुए हैं वो करीब 2075 मीटर का क्षेत्र है और इस हिस्से का निर्माण हो चुका है, जिसका मतलब है कि मजदूरों के पास अंदर काफी जगह है। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 15 घंटे के अंदर अंदर ये ऑपरेशन पूरा किया जा सकता है, यानी कुछ घंटों का इंतजार है। लेकिन कोई रुकावट आई और अगर पाइप आगे नहीं जा पाया तो फिर पूरा मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, जिसमें कई दिन लग सकते हैं। और सूत्रों का यह भी कहना है कि अभी तक जितना मलबा हटाया गया है उतना ही मलबा फिर से आ रहा है, तो इस वजह से इस रेस्क्यू में शुरुआत से लेकर अब तक परेशानी आई है। और राजस्थान में चुनाव प्रचार के नजरिए से आज का दिन काफी अहम रहा, खासतौर पर शाहपुरा के लिए, क्योंकि यहां पर दो दिग्गजों की रैली थी और दोनों ही अलग अलग पार्टियों से थे। राजस्थान में चुनावी प्रचार अंतिम चरण में है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज चुनावी रण में हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। यूं तो पूरे राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ रैलियों का दौर है, लेकिन बुधवार का दिन अहम शाहपुरा के लिए रहा, जहां पीएम मोदी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की रैलियां थी। जहां एक तरफ राजस्थान सरकार और कांग्रेस पर बरसते हुए पीएम मोदी ने यह कहा कि राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने अपना गुमराह पत्र जारी किया है। इस गुमराह पत्र में वही चालाकी दिखाई गई है जो पिछले 7 दशकों से कांग्रेस करती आ रही है। कांग्रेस दशकों से कह रही है कि गरीबी खत्म करेंगे। क्या कांग्रेस देश में गरीबी खत्म कर पाएगी? बीजेपी की सरकार ने 5 साल में 13.5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस ने कल अपना गुमराह पत्र जारी किया है। इस गुमराह पत्र कांग्रेस ने वही चालाकी दिखाई है जो पिछले 7 दशकों से करती आ रही है। कांग्रेस दशकों से कह रही है कि वो गरीबी खत्म करेगी। क्या कांग्रेस देश में गरीबी खत्म कर पाई? ये भाजपा की सरकार है, ये आपका सेवक है, जिसने 5 साल में 13.5 करोड़ लोग से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो वहीं शाहपुरा की ही रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राजस्थान में हमारी सरकार ने 5 सालों में 2 लाख रोजगार दिए और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 3.5 साल में मात्र 21 रोजगार दिए। मैंने पूछा कि भाई जब से ये पिछली सरकार बनी है इनकी 3.5 सालों से इनकी भाजपा की सरकार है वहां, कि जब से इनकी सरकार बनी है तो इन्होंने कितने रोजगार दिलवाए? अब कोई मुझे जवाब दे के बताए। यहां हमने 5 सालों में 2 लाख रोजगार बनाए। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप सोचेंगे कि चलो 1 लाख तो बनाए होंगे, नहीं। 10,000 नहीं, 1,000 नहीं, 3.5 सालों में बहनों और भाइयों मात्र 21 रोजगार दिए हैं उनकी सरकार ने। शाहपुरा का ये दिन चुनाव प्रचार के नजरिए से काफी अहम रहा। 2 दिग्गज आमने सामने नजर आए। तो राजस्थान की 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। यही कारण है कि वार पलटवार का यह दौर और ज्यादा तीखा होता जा रहा है। क्योंकि बीजेपी ये चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है तो कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहीं राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के निशाने पर अशोक गहलोत हैं। उधर राजस्थान की अगर बात करें तो ज्यादा दिन नहीं है कि मतदान जब होना है, लेकिन इससे पहले चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज पुरजोर तरीके से प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, इसे आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर बैक टू बैक रैलियां की हैं। राजस्थान के चुनावी रण में राहुल गांधी ने पूरी जान झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी धौलपुर में राजाखेड़ा में जनसभा करने के बाद भरतपुर पहुंचे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने
नदबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से देखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। वो सामने से टीवी में आती है और हिंदू मुस्लिम नोटबंदी जीएसटी कहते हैं। पीछे से अडानी आता है और आपका पैसा उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ से अमित शाह देखते हैं कि किसी को पता न लग जाए, दबाकर लाठी मारूंगा। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं। अगर जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा जेब? सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है, एक पीछे से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने वाला आता है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भैया नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर उधर गया, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है। और दूर से देखता है, तीसरा देखता है, दूर से देखता है, तीसरा कहता है यहां पे मतलब जनता ना आ जाए, लोगों को पता ना लग जाए, अगर कोई आता है तो धमका देता है, कहता है चलो हटो यहां से, या फिर वो बटवा ले लेता है, भाग जाता है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपके ध्यान को इधर उधर करने का है। राजस्थान में राहुल गांधी ने तूफानी 3 सभाएं की और पीएम मोदी समेत केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। एक बार फिर से राहुल गांधी ने यहां जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठाया। तो राजस्थान कांग्रेस के नजरिए से आज का दिन बहुत ज्यादा अहम रहा। राहुल गांधी ने राजस्थान में धौलपुर के राजाखेड़ा, भरतपुर के नदवई और गंगापुर सिटी में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी पर सीधा निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने आपका टाइम कभी खराब नहीं किया, जब आपको जरूरत थी कांग्रेस आपके साथ खड़ी थी। वहीं राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक टिप्पणी की गई थी, जो कि वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया की हार के बाद की गई थी। अब इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं, वो राहुल गांधी पर कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक जनसभा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान दिया, उस पर अब राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, क्योंकि कांग्रेस की दुकान में अब सम्मान नहीं रहा, और जब कांग्रेस की दुकान में सम्मान नहीं रहा तो बौखलाने का उनका बौखला गए हैं और वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं। वो मनोहर लाल जी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों को बोलते हैं और इस प्रकार के शब्द बोल करके वो विपक्ष के लोग अपनी गरिमा को ही कम करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी बौखला कर रीचता की पराकाष्ठा तक पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मैच है और मैच में किसी की भी जीत और किसी की भी हार हो सकती है। उन्होंने कहा कि पनौती तो राहुल गांधी खुद हैं कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के मुखिया बनकर के सामने आए, तब से कांग्रेस डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है। राहुल गांधी तो बुखलाकर नीचता की प्रकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं। ये मैच है, मैच में किसी की भी जीत, किसी की भी हार होती है। इसके लिए उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लेना चाहिए। और पनौती तो राहुल गांधी खुद हैं कांग्रेस के लिए। जिस दिन से ये कांग्रेस के मुखिया बनकर सामने आए हैं, कांग्रेस डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है, डूबती ही जा रही है। एक तरफ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी के बयान के बाद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान को सही ठहरा रहे हैं। देखना यह है कि राहुल के इस बयान पर गरमाई राजनीति कब तक ठंडी होगी।
दरअसल हाल ही में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल खेला गया और पीएम मोदी भी इस मैच को देखने गए थे। भारतीय टीम पूरे विश्व कप में लगातार मैच जीतकर सबसे पहले फाइनल में पहुंची थी, लेकिन फाइनल में हार गई। इसके बाद ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के जालौर में एक जनसभा में कहा था कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हार गई। राहुल गांधी ने कहा कि अच्छा भला हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे, जीत जाते, लेकिन पनौती ने इस मैच को हरवा दिया। और पंजाब और हरियाणा की कई जगहों पर एनआईए की तरफ से रेड की गई। खालिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है और इसीलिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई, पूछताछ भी की गई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 19 मार्च 2023 और 2 जुलाई 2023 को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास की इमारत में आग लगाने और हमलों के पीछे की पूरी साजिश को उजागर करने के लिए पंजाब और हरियाणा में 14 स्थानों पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने बुधवार की सुबह से ही हरियाणा और पंजाब में करीब 14 अलग अलग जगहों पर यह छापा मारा। ये कार्रवाई सिख फॉर जस्टिस से जुड़े लोगों के यहाँ हुई। खालिस्तानी समर्थकों को खत्म करने के लिए एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। कुछ दिन पहले भी एनआईए की टीम ने कई राज्यों में खालिस्तानी नेटवर्क के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं पंजाब में अमृतपाल से जुड़े लोगों के यहाँ छापा मारा गया। हरियाणा के यमुनानगर के खालसा कॉलेज के पास मेजर सिंह के घर एनआईए की टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई। टीम ने करीब 5 घंटे तक मेजर सिंह से पूछताछ की। पूछताछ के बाद एक लैपटॉप और कुछ दस्तावेज एनआईए अपने साथ ले गई। इस कार्रवाई के बाद मेजर सिंह के घर वालों ने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। जानकारी के मुताबिक मेजर सिंह के रिश्तेदार अमेरिका में रहते हैं। टीम को शक हुआ कि देश विरोधी गतिविधियों में मेजर सिंह के तार जुड़े हैं। बैंक ट्रांजैक्शन के चलते मेजर सिंह पर टीम को शक हुआ था। यमुनानगर के खालसा कॉलेज के पास बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मेजर सिंह के घर पर यह छापेमारी की। 5 घंटे तक ये पूछताछ चली और इस दौरान पुलिस घर के बाहर पहरा देती रही। वहीं कुरुक्षेत्र के सलारपुर रोड पर एक दुकान में एनआईए ने रेड की। यहाँ भी टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई। पूछताछ करीब 5 घंटे चली। इसके बाद टीम करीब 11 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। एनआईए की तरफ से हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब के कई ठिकानों पर भी ये छापेमारी की गई है। तो पंजाब की बात करें तो करीब 6 बजे एनआईए की टीम मोगा के गांव इडियाना में पहुंची। इस दौरान टीम ने गुरलाल सिंह की पत्नी हरप्रीत कौर की तरफ से सोशल मीडिया पर सरकार के विरुद्ध लिखने पर पूछताछ की। वहीं गुरदासपुर की अगर बात करें तो तहसील बटाना के विधानसभा क्षेत्र भी हरगोविंदपुर अधीन पड़ने वाले बुल्लेवाल गांव में कृपाल सिंह नाम के व्यक्ति के घर पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक कृपाल सिंह का जो भाई अमृतपाल सिंह का साथी बताया जा रहा है और छापेमारी ये लगातार जारी रहेगी आगे, इस तरह की भी जानकारी आई है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा को 0 ड्रॉप आउट रखने का लक्ष्य बनाया है। इसके लिए बच्चों को ट्रैक किया जाएगा और उनको स्कूलों तक पहुंचाया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को 0 ड्रॉप आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने के निर्देश दिए, ताकि अगर कोई बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल, गुरुकुल, मदरसे या कदम स्कूल में नामांकित नहीं है तो उसे शिक्षा प्रदान करने के प्रयास किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चे अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इसके लिए बच्चों और शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ साथ हर प्रकार से उनकी चिंता कर रही है ताकि उनकी नींव मजबूत बन सके। इसीलिए बच्चों को स्कूल तक जाने आने में किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक पर स्थित स्कूलों में आने जाने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के तौर पर नामित किया जाए, जिसका कार्य ऐसे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा जिन्हें परिवहन सुविधा की आवश्यकता है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी एक स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नामित किया जाए, जो ब्लॉक में स्थित स्कूलों के एसटीओ के साथ समन्वय स्थापित कर
परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करने का कार्य करेगा। सीएम ने डीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि MIS पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का डाटा निरंतर अपडेट करें। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि लगभग 3000 बच्चे ऐसे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। इस कारण उनका डाटा MIS पर अपडेट नहीं किया जा सकता। ये बच्चे अप्रवासी परिवारों से हैं और उनकी जन्म तिथि का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। न ही उनके अभिभावकों के पास दस्तावेज उपलब्ध है जिससे आधार कार्ड बनाया जा सके। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य के स्कूलों में दाखिला ले चुके ऐसे अप्रवासी बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाएंगे। इसके लिए माता पिता को केवल बच्चे की जन्म तिथि के लिए नोटिस से सत्यापित एफिडेविट डीईओ को प्रदान करना होगा, जिस पर हेड टीचर काउंटर हस्ताक्षर करेगा। ये दस्तावेज अतिरिक्त जिला उपायुक्त के पास प्रस्तुत किया जाएगा और आधार कार्ड बनाया जा सकेगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बचपन से ही बच्चों की बुनियाद सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 4000 आंगनवाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया है, जहां बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब राज्य सरकार की ये योजना है कि जो बाल वाटिकाएं स्कूल परिसर में स्थित है उनकी जिम्मेवारी स्कूल की होगी, ताकि बच्चों को और बेहतर तरीके से शिक्षा दी जा सके। और रोहतक में सीवर की सफाई के दौरान 2 जिंदगियां खत्म हो गई और यह पहली बार नहीं हुआ है कि सीवर में सफाई के लिए उतरे किसी कर्मचारी की इस तरह से मौत हो गई हो। रोहतक में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में हर साल कई कर्मियों की मौत हो जाती है। एक बार फिर से सीवर की सफाई करने उतरे 2 सफाई कर्मियों की जहरीली गैस की चपेट में आने से दम घुटने से मौत हो गई। एक सफाई कर्मी दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके का तो दूसरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद का रहने वाला है। पहले सीवरेज लाइन का ढक्कन उठाकर विशाल चैम्बर में उतर गया और उसके बाद जहरीली गैस के अंदर से बेहोश होकर गिर गया। जब सुरेश बाहर से ही उसे देखने लगा तो वह भी गैस की चपेट में आ गया। वह भी बेहोश होकर चैम्बर में जा गिरा। दूसरे श्रमिकों को जब पता चला तो वह दौड़ कर गए और मामले की सूचना ठेकेदार को दी। इसके बाद सूचना पाकर IMT थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही शव को चैम्बर से बाहर निकाला गया। इसके बाद उन्हें PGI के हेड ऑफिस में रखवा दिया गया। साथ ही मृतकों के परिजनों को सूचना कर दी गई है। इसी से सूचना प्राप्त हुई थी अपने मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के सामने गेट नंबर 6 के सामने सीवरेज की सफाई करते हुए 2 सफाई कर्मचारियों की जहरीली गैस के कारण मृत्यु हुई। जो इस सूचना पर इमरजेंसी PGIMS रोहतक पहुंचकर डेड बॉडी प्राप्त की गई। वह डेड बॉडी को डेड हाउस PGIMS रखवाया गया। जो समय गैर होने कल दिनांक 21/11/23 को पोस्टमार्टम नहीं हो उसका आज दिनांक 22/11/23 को पुनः पोस्टमार्टम के लिए दरखास्त दी गई है। जो वारसान कल दिनांक 21/11/23 को मुलाकात नहीं हुए थे। जो आज बयान हासिल करने के बाद उनकी कार्रवाई अमल में लाई गई है और दोनों मृतकों के कागजात तैयार करके डॉक्टर साहब को पेश किए गए। जो आज भी समय गैर होने के कारण पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं है, जो आइंदा करवाया जाएगा। थाना प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि ठेकेदार की तरफ से मुख्य सीवरेज लाइन की सफाई करवाई जा रही है। इस दौरान यह हादसा हुआ है। तो सीवर की सफाई के लिए जरूरी है कि मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। दूसरे देशों में ऐसा किया जाता है, लेकिन भारत में अब भी कर्मचारियों को ही सीवर की सफाई के लिए मैनहोल में उतारा जाता है और यह गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसा ना होने के कारण आए दिन हादसे होते हैं। अगर ऐसा होता भी है तो कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए PPE किट मुहैया कराई जानी चाहिए, जिससे कि हादसों से बचाव किया जा सके। और अब बात करते हैं खेल जगत की। तो विश्व कप में फाइनल में जो हार हुई टीम इंडिया की, अब उसे भुलाकर टीम इंडिया आगे बढ़ने जा रही है। 23 तारीख से ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको बता दें T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा।
आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के बाद अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच नई जंग का आगाज होने जा रहा है। अब दोनों टीमें एक बार फिर आमने सामने होने वाली हैं। आपको बता दें, टीम इंडिया 23 नवंबर से विशाखापट्टनम में शुरू होने वाली 5 मैचों की भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की मेजबानी करेगी। जानकारी के मुताबिक ये दोनों युवा टीमों के बीच 5 मैचों की एक सीरीज में खेलते नजर आएंगे, क्योंकि अहम खिलाड़ियों को विश्व कप के बाद आराम दिया गया है। बताया जा रहा है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह समेत स्टार खिलाड़ी इस सीरीज से बाहर रहने वाले हैं, जबकि मैथ्यू वेड को 5 मैचों की T20 सीरीज में कंगारू ने अपनी टीम का नेतृत्व करने के लिए कप्तान के तौर पर चुना है। भारतीय चयनकर्ताओं ने सूर्य कुमार यादव को युवाओं का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी है। पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान होंगे। इसके अलावा आखिरी 2 T20 में श्रेयस अय्यर टीम से जुड़ेंगे और उप कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे। ईशान किशन और प्रसिद्ध कृष्णा को भी टीम में मौका मिला है। दोनों वर्ल्ड कप में टीम का हिस्सा थे। ईशान पहले 2 मैच खेले थे, वहीं प्रसिद्ध को हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के साथ जोड़ा गया था। चोट के कारण वर्ल्ड कप नहीं खेल सके अक्षर पटेल की भी वापसी हुई है। इसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार को मौका मिला है। विकेटकीपर के तौर पर ईशान किशन के अलावा जितेश शर्मा ऑप्शन है। संजू सैमसन को मौका नहीं मिला। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी विश्व कप टीम के कई खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया है। कंगारुओं की टीम की कमान इस सीरीज में मैथ्यू वेड के हाथ में है। वहीं टीम में जैसन वेहरेनडॉर्फ, सीन एबॉट, टिम डेविड, नॉर्थन एलिस, आरोन हार्डी, ट्रेविस हेड, जॉश इंग्लिश, स्पेंसर जॉनसन, ग्लेन मैक्सवेल, तनवीर संगा, मैथ्यू शॉर्ट, स्टीव स्मिथ, मार्कस स्टोइनिस, एडम जंपा खेलते नजर आएंगे। 5 मैचों की ये T20 सीरीज 23 नवंबर से शुरू होकर 3 दिसंबर तक खत्म होगी। तो पूरा शेड्यूल आपको बता देते हैं। 23 नवंबर को विशाखापट्टनम में पहला मैच खेला जाएगा। इसके बाद टीम पहुंचेगी तिरुवनंतपुरम में। 26 नवंबर को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। 28 नवंबर को तीसरा गुवाहाटी में होगा। 1 दिसंबर को नागपुर में मैच खेला जाएगा चौथा, और फिर 3 दिसंबर को हैदराबाद में आखिरी मैच खेला जाएगा। चलिए, खबर गर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।